संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पास वेनेजुएला पर कोई हमला करने की योजना नहीं है। हालांकि देश के आसपास अचानक अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि ने वैश्विक समुदाय में चिंता पैदा कर दी है, जैसे कि वॉशिंगटन काराकोस में सरकार बदलने की तैयारी कर रहा हो। और हाल ही में एएफपी समाचार एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ने कैरिबियन सागर में 8 युद्धपोत तैनात किए हैं। प्यूर्टो रिको में F-35 लड़ाकू विमानों को भेजा गया है, जो रडार को छलने में सक्षम हैं, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्षेत्र की ओर रवाना हुआ है। जबकि वॉशिंगटन का दावा है कि ये विशाल सैन्य शक्ति तैनाती सरकार परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रेसिडेंट के साथ एयरफोर्स वन में मौजूद एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे वेनेजुएला पर हमला करने की सोच रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने कहा नहीं। और इसी संदेश को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी दोहराया। लेकिन मियामी हेराल्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वॉशिंगटन वास्तव में वेनेजुएला को लक्षित करके हमले की तैयारी कर रहा है। रूबियो ने एक ट्वीट में लिखा कि आपके तथाकथित स्रोत ने आपको झूठी खबर लिखने के लिए मजबूर किया, और सितंबर से अमेरिका ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थ तस्करों को लक्षित करते हुए अभियान शुरू किया, जिसमें कम से कम 62 लोग मारे गए, 14 नावें और एक अर्ध पनडुब्बी नष्ट हुई। वॉशिंगटन का दावा है कि ये छोटे जहाज अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे और मादक पदार्थ तस्करी में शामिल थे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभियान का स्वरूप न्याय के बाहर हत्या के समकक्ष था, भले ही लक्ष्य वास्तव में मादक पदार्थ तस्कर ही क्यों ना हो। और क्षेत्र में सैन्य शक्ति दिखाने के लिए अमेरिका ने B-52 और B-1B बमवर्षक विमानों को वेनेजुएला के तट के पास घुमाया, जो हाल ही में सोमवार को उड़ते देखे गए। इस हमले और सैन्य शक्ति की बढ़ोतरी ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन उनके शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है और कृत्रिम युद्ध स्थिति बना रहा है। दक्षिण अमेरिकी इस देश के राष्ट्रपति मदुरो ने अमेरिका के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए रूस, चीन और ईरान से सैन्य सहयोग मांगा, क्योंकि कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने इन मित्र देशों से रडार, मिसाइल, विमान मरम्मत और अन्य सैन्य सहायता मांगी। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मदुरो ने अपनी देश की कमजोर रक्षा प्रणाली को फिर से संगठित करने के लिए मित्र देशों की शरण ली। रिपोर्ट में कहा गया कि मदुरो ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र भेजा, जो उनके एक करीबी सलाहकार के माध्यम से मॉस्को पहुंचा। और इसी तरह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी पत्र भेजकर उन्होंने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्यापक सैन्य सहयोग की मांग की। मदुरो ने चीनी कंपनियों से रडार पहचान प्रणाली की गति बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि वेनेजुएला की रक्षा और मजबूत हो सके। अमेरिकी दस्तावेजों के अनुसार मदुरो ने अपने पत्र में अमेरिकी आक्रामक गतिविधियों को चीन विरोधी कदम के रूप में भी प्रस्तुत किया। दस्तावेजों के अनुसार वेनेजुएला के परिवहन मंत्री रामोन सेलेस्टिनो वेलास्केज ने हाल ही में ईरान से सैन्य उपकरण और ड्रोन की खेप का प्रबंध किया और एक और दौरे की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ईरानी अधिकारियों को बताया कि वेनेजुएला को पैसिव डिटेक्शन सिस्टम, GPS क्रैमलिंग उपकरण और लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन की आवश्यकता है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की वृद्धि को मदुरो सरकार के लिए 2013 के बाद सबसे बड़ा चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका ने अब तक मादक पदार्थ तस्कर बताए गए वेनेजुएलन जहाज पर कई हमले किए, जिसमें कम से कम 61 लोग मारे गए। हालांकि अमेरिका ने इन अभियानों के पक्ष में अभी तक कोई प्रमाण पेश नहीं किया, और मदुरो प्रशासन ने इन सभी आरोपों को दृढ़ता से अस्वीकार किया। अक्टूबर की शुरुआत में वेनेजुएला के विदेश मंत्री के साथ फोन पर वार्ता में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी बढ़ी हुई सक्रियता पर चिंता व्यक्त की। बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान करता है और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल करने के पक्ष में है। रूसी परिवहन मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर के मध्य में मंत्री वेलास्केज मॉस्को का दौरा किया और अपने रूसी समकक्ष से बैठक की। मदुरो का पत्र पुतिन तक पहुंचा, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला की हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए रूसी सहायता मांगी, जिसमें रूसी निर्मित सुखोई Su-30 Mk2 लड़ाकू विमानों की बहाली, 8 इंजन और 5 रडार की रिपेयर, 14 सेट रूसी मिसाइलों की आपूर्ति और अतिरिक्त लॉजिस्टिक सहायता शामिल थी। अमेरिकी दस्तावेजों में कहा गया कि मदुरो ने सुखोई जेट्स को वेनेजुएला की प्रमुख प्रतिरोध शक्ति का प्रतीक बताया और रूसी राज्य रक्षा एजेंसी रोस्टेक के माध्यम से 3 साल की वित्तीय पोषण योजना मांगी। हालांकि किसी विशेष राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला की अधिकांश सैन्य संपत्ति अब निष्क्रिय या पुरानी है। देश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने बताया कि 2018 तक रूसी सुखोई जेट में से
5 से कम ही सक्रिय स्थिति में थे। फिर भी राष्ट्रपति मदुरो का दावा है कि पूरे देश में 5000 रूसी निर्मित इग्ला-एस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। मदुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वे उसके देश के विरुद्ध गुप्त युद्ध छेड़ रहे हैं, जिसका उद्देश्य शासन परिवर्तन और वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों की लूट है। उन्होंने कसम खाई कि वेनेजुएला कभी नहीं झुकेगा और अराजकता में नहीं डूबेगा। उन्होंने टेलीविजन भाषण में कहा कि वेनेजुएला के विरुद्ध किए जा रहे सभी कार्य युद्ध को सही ठहराने, सरकार को उखाड़ फेंकने और हमारे तेल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने जनता से शांत और एकजुट रहने की अपील की। लगातार खतरों और मानसिक युद्ध के सामने मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे मजबूत मनोबल के साथ शांतिपूर्ण, तार्किक और राष्ट्रीय एकता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला आर्थिक रूप से सुधार कर रहा है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, और अपने प्रशासन के प्रयासों पर जोर दिया कि असमानता को कम करना और जन आधारित लोकतंत्र को सुदृढ़ करना प्राथमिकता है। उन्होंने अमेरिकी शत्रुता को सीधे वेनेजुएला की समृद्धि से जोड़ा, कहा कि यदि वेनेजुएला के पास विशाल तेल, गैस, सोना और उपजाऊ भूमि नहीं होती, साथ ही इसका गौरवशाली क्रांतिकारी इतिहास नहीं होता, तो शायद वे हमें नजरअंदाज कर देते। मदुरो ने अन्य लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों से एकजुटता की अपील की, वेनेजुएला के संघर्ष को महाद्वीपीय कारण के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि वेनेजुएला की विजय पूरे महाद्वीप की विजय होगी, यह संप्रभुता और शांति के लिए संघर्ष है। मदुरो के समर्थन में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने भी अमेरिकी कार्यों की निंदा की और कहा कि वॉशिंगटन क्षेत्र में आक्रामकता को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। रॉड्रिगेज ने चेतावनी दी कि खतरा केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, यह मिलिट्री बिल्डअप पूरे कैरिबियन और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए जोखिम पैदा करता है। इसी बीच फिलिस्तीन में एक कैदी पर इजरायली सैनिकों द्वारा उत्पीड़न का वीडियो लीक होने के कारण देश के सैन्य प्रमुख कानूनी अधिकारी मेजर जनरल इफात तोमार आयरू-जलेमी ने इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार 31 अक्टूबर को उन्होंने पद छोड़ दिया। उसी वर्ष 20 अगस्त को इस वीडियो को जारी रहने देने की स्वीकृति भी दे दी। भारतीय समाचार माध्यम एनडीटीवी के अनुसार वीडियो लीक के बाद 5 लोगों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने पूरे इजराइल में हलचल मचा दी। दक्षिणपंथी राजनेताओं ने जांच की आलोचना की, यहां तक कि जब जांचकर्ता सैनिकों से पूछताछ के लिए शिविर में प्रवेश करते हैं तो प्रदर्शनकारियों ने 2 सैन्य शिविरों पर हमला कर दिया। एक सप्ताह बाद N12 न्यूज में एक सुरक्षा कैमरा वीडियो लीक हुआ, जिसमें कुछ सैनिकों को एक बंदी को पास ले जाते देखा गया। चारों ओर हथियारबंद सैनिक खड़े थे। अंदर क्या हुआ यह देखा नहीं जा सकता। बुधवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि वीडियो लीक की फौजदारी जांच जारी है और तोमार आयरू-जलेमी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बल्कि सैन्य कानूनी विभाग की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान यह विभाग अधिकार विहीन प्रचार का लक्ष्य बन गया। इसी बीच ताइवान की नई विपक्षी नेता चेंग ली वुनो ने राष्ट्रपति लाई चिंग-टे के योजना का खंडन किया, जिसमें द्वीप की रक्षा खर्च को जीडीपी के 3% से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह एक बेकार की हथियारों की दौड़ होगी और सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालेगी और चीन के साथ तनाव को बढ़ाएगी। चेंग ने कहा कि ताइवान वॉशिंगटन की उच्च रक्षा खर्च की मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। चेंग ने कहा, ताइवान एटीएम नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम निश्चित रूप से ताइवान की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यह कोई खाली चेक नहीं है। विपक्षी नेता ने युद्ध समाप्त करने और समझौता करने, बात करने, शांति बनाए रखने के लिए आह्वान किया, जबकि अमेरिकी सरकार ने ताइवान को सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनाए रखा। हालांकि 1979 में औपचारिक राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए। वार्ता और संप्रेषण के बजाय सैन्यकरण को बढ़ावा देने के खिलाफ चेंग ने राष्ट्रपति लाई की क्रिटिक की। उन्होंने कहा कि यदि क्रॉस स्टेट संबंध शांतिपूर्ण और स्थिर हैं, तो बेकार की हथियारों की दौड़ की आवश्यकता नहीं है। बीजिंग के साथ वार्ता को ही शांति की सबसे अच्छी राह बताया। चेंग ने स्वीकार किया कि ताइवान में स्थिति को बनाए रखना और शांति कायम करना ही उनके लिए पहली प्राथमिकता है। उन्होंने 2016 के बाद उच्च स्तर के संचार की कटौती की चर्चा की और कहा कि वर्तमान प्रयास युद्ध को रोकने और मेल मिलाप और शांति की दिशा में है। 3 लगातार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद चेंग ने कहा कि कायमटी 2028 में फिर से हार नहीं सकती। 18 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी ने चेंग को कुओमिंतांग की अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और आम लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रीय पुनर्मिलन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा जताई। वन चाइना नीति के तहत चीन ताइवान संबंधों को समझना अनिवार्य है, जो कहता है कि केवल एक चीन है जिसमें मुख्य भूमि और ताइवान शामिल हैं। अधिकांश देशों सहित अमेरिका पीआरसी को कानूनी सरकार मानता है और ताइवान के साथ औपचारिक संबंध नहीं रखता। अमेरिकी नीति ने यह सुनिश्चित किया कि केवल पीआरसी को ही आधिकारिक रूप से मान्यता मिले और ताइवान के साथ औपचारिक संबंध सीमित रहें। हालांकि हाल की घटनाओं ने वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं।
2025 में विदेश विभाग ने लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे भाषा को हटा दिया कि वे ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं और कांग्रेस ने ताइवान के साथ करीबी संबंध का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने सैन्य अभ्यास और हथियार बिक्री की मंजूरी दी, जिससे बीजिंग ने चेतावनी दी कि यह नीति का उल्लंघन है। इस तरह वेनेजुएला, इजराइल और ताइवान के हालिया घटनाक्रमों ने वैश्विक राजनीति को अत्यंत जटिल, संवेदनशील और तनावपूर्ण बना दिया है, जिसमें सैन्य शक्ति, राजनीतिक निर्णय और कूटनीतिक दबाव परस्पर जुड़े हुए हैं और हर नागरिक, नेता और देश को सतर्क, राजनीतिक और जिम्मेदार निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक कदम, निर्णय और सहयोग वैश्विक स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय शांति पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। वर्तमान समय में यह स्पष्ट है कि केवल समाचार और जानकारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर नागरिक, नेता और देश को जागरूक, तार्किक और संयमित रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण करना अनिवार्य है। और इस जटिल वैश्विक स्थिति में सैन्य तनाव, राजनीतिक द्वंद्व और कूटनीतिक दबाव को संतुलित करना ही स्थायी शांति और सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है। इसलिए वेनेजुएला, ताइवान और मध्य पूर्व के हालिया सभी घटनाक्रम एक स्पष्ट चेतावनी और शिक्षा के रूप में है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैन्य शक्ति और कूटनीति अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और निर्णायक है और वर्तमान